हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में और महात्मा गांधी जी से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित हुई उनकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पास पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो कि राजकोट के दीवान हुआ करते थे। महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था और महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी जी था। देखिए, महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र हुए। महात्मा गांधी जी के 4 कुल ऐसे पुत्र हुए जो कस्तूरबा गांधी जी के गर्भ से जन्म लिए। तो कौन कौन थे? तो देख लीजिए, हरिलाल थे, मणिलाल, देवदास और रामदास। यही 4 पुत्र महात्मा गांधी जी के हुए, जो कि कस्तूरबा गांधी जी के गर्भ से जन्म लिए। वहीं एक 5वें पुत्र हैं जिनको मानस पुत्र भी कहा जाता है, ऐसा दर्जा दिया जाता है। जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र अर्थात मानस पुत्र के रूप में देखने को मिलता है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। हमें हिंसा नहीं करना है, हमें सत्य बोलना है। इसलिए अहिंसा, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है ना। तो अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखिए, 2 अक्टूबर को एक और महान व्यक्ति हुए जिनका जन्म हुआ है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ है। अब आप सब बताइएगा कि 2 अक्टूबर सन किस में हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म? अब आगे देखिए, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के पोरबंदर से हुई। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ से हुई? तो जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहीं से हुआ प्रारंभिक शिक्षा। लेकिन महात्मा गांधी जी ने हाई स्कूल की परीक्षा अल्फ्रेड नामक महात्मा गांधी जी ने हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से की और उनके पिताजी थे जो करमचंद गांधी थे, तो वो भी राजकोट के दीवान हुआ करते थे। देखिए, ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी जी के पास कुछ भी नहीं था। महात्मा गांधी जी एक दीवान के लड़के थे, जो कि दीवान का पद हुआ करता था, अंग्रेज टैक्स वसूला जाता था, तो उसके तहत वो काम किया करते थे इनके पिताजी करमचंद गांधी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि गुदड़ी के लाल थे, ठीक है ना। अब देखिए, गांधी जी की कॉलेज की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो गुजरात के भावनगर स्थित कौन सा कॉलेज? तो श्यामल दास कॉलेज से गांधी जी की कॉलेज की शिक्षा प्राप्त हुई। देखिए, ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से पास की? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से की, ठीक। और इंटरमीडिएट या कह सकते हैं कॉलेज की परीक्षा कहाँ से हुई उनकी? तो भावनगर गुजरात से हुई। अब देखिए, गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़े। बैरिस्ट्री मतलब वकील से संबंधित कुछ पद पाने के लिए ऐसा पढ़ाई किया जाता है। तो वैसी पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए महात्मा गांधी जी? तो 1888 में महात्मा गांधी जी चले गए थे लंदन में, और 1888 में गए तो उधर से वापस लौटे पढ़ाई पूरी करके 1891 में। तो इतना चीज ध्यान रखना है। अब देखिए, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। देखिए, आत्मकथा किसे कहा जाता है? जिसको मान लीजिए कि मैं अपने जीवन के बारे में स्वयं किसी चीज को लिख देता हूँ, पूरा जीवन के बारे में, तो उसी को आत्मकथा कहा जाता है। आत्म मतलब स्वयं, कथा मतलब कि जीवन से संबंधित घटना है। तो लिख दिए गांधी जी, इसलिए वो आत्मकथा कहलाया। और इसका हिंदी में नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का हिंदी होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस चीज को महात्मा गांधी जी किस भाषा में लिखे थे? तो महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो गुजराती अच्छे से जानते थे, इसलिए वो ये अपनी आत्मकथा लिखे।
तो गुजराती भाषा में लिखे। ऐसे आपको को रिलेटेड करके याद रखना है, ठीक है ना। गांधी जी का जीवनी किसने लिखा? तो गांधी जी का जीवनी किसने लिखा? तो डीजी तेंदुलकर ने लिखा। डीजी तेंदुलकर ने क्या लिखा? तो महात्मा गांधी जी की जीवनी लिखा। और ये प्रश्न बिहार एसआई में पूछा हुआ है, और सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए, और महात्मा गांधी जी की शादी कब हुई? तभी तो बच्चे हुए। कस्तूरबा गांधी जी के साथ शादी हुआ था कब? 1883 में महात्मा गांधी जी का शादी हो गया। लगभग कितने वर्ष की अवस्था में? तो 13 वर्ष और कुछ माह की अवस्था में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का विवाह बाल अवस्था के दौरान ही हो गया। और 4 पुत्र प्राप्त हुए थे महात्मा गांधी जी को, अभी बताए हैं। उस चीज को फिर भी बता देते हैं। देखिए, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। देखिए, मणिलाल थे और हरिलाल थे, रामदास थे और देवदास थे, यही 4 लोग थे। लेकिन 5वां पुत्र कौन थे जिनको मानस पुत्र के रूप में बताया गया है? तो जमनालाल बजाज एक गुजरात के ही उद्योगपति थे, उन्हीं को बताया गया है। अब देखिए आगे, गांधी जी ने अपने आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखे, क्या लिखे हैं? तो अहिंसा कायर एवं डरपोकों का अस्त्र नहीं है, बल्कि निडर एवं साहसी लोगों का अस्त्र है। तो ये चीज जो महात्मा गांधी जी से संबंधित कथन है, ये सब पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। एक बार और इस चीज को बोल देते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी अपने आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि अहिंसा कायर एवं डरपोकों का अस्त्र नहीं है, बल्कि यह निडर एवं साहसी लोगों का अस्त्र है। तो इतना चीज आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। देखिए, अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी जी ने 3 लक्ष्यों को अपने जान से भी प्यारा बताया। कौन कौन से वो लक्ष्य थे? तो पहला लक्ष्य था उनका हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। पहला जो लक्ष्य था, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। दूसरा क्या लक्ष्य था? तो छुआछूत जैसी भावनाओं को समाप्त करना या अंत करना। तीसरा क्या था उनका? कि समाज में महिलाओं की स्थिति है, उनको सुधार करना, उनको बेहतर करना, उनका ये तीसरा लक्ष्य था। अब देखिए, महात्मा गांधी जी भारतीय संस्कृति को देखे और समझे, तो इसके बाद वे टिप्पणी करते हैं कि भारतीय संस्कृति न तो हिंदू संस्कृति है और न ही इस्लामी संस्कृति है और न ही कोई अन्य संस्कृति है। यह क्या है? तो यह संस्कृति सभी संस्कृतियों का मिश्रण है। अब देखिए, महात्मा गांधी जी 1888 में कहाँ गए थे पढ़ने के लिए बैरिस्ट्री की पढ़ाई? तो लंदन चले गए थे। 1891 में महात्मा गांधी जी कहाँ चले आए? तो पुनः अपने स्वदेश भारत लौट आए। फिर 1893 का समय आया। देखिए, शादी कब हुआ महात्मा गांधी जी का? तो 1883 में शादी किए महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में। अपने शादी से 10 साल बाद गए थे कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का शादी 1883 में हुआ था, और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को कब गए? तो 1883 में, 93 में सॉरी, गए थे। ठीक है ना। तो 10 साल बाद गए थे। अब देखिए, तो एक गुजरात के उद्योगपति हुआ करते थे और उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। कहीं कहीं शेख अब्दुल्ला भी देखने को मिलता है, लेकिन दादा अब्दुल्ला उनका नाम सही है। देखिए, तो देखिए, दादा अब्दुल्ला जो कि 1893 के समय सबसे बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे, गुजरात के थे। ठीक है ना। और दादा अब्दुल्ला जी का व्यापार विश्व के कई देशों में फैला हुआ था। वैसे ही एक देश यहाँ पे मान लीजिए पड़ता है
दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में भी दादा अब्दुल्ला जी का व्यापार फैला हुआ था। मान लीजिए यहाँ पे हमारा भारत है, ठीक है ना। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में भी उनका व्यापार फैला हुआ था, दादा अब्दुल्ला जी का। और दक्षिण अफ्रीका पे किसका शासन था? तो अंग्रेजों का शासन था। और केस कर दिया था कौन? तो कोई केस कर दिया था दादा अब्दुल्ला के ऊपर। और दादा अब्दुल्ला जी कहाँ के थे? तो गुजरात के थे। इनको अच्छे से आती थी गुजराती, दादा अब्दुल्ला जी को। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में बोलते थे लोग क्या? तो अंग्रेजी बोलते थे। अंग्रेज क्या बोलेगा? तो अंग्रेजी बोलेगा। तो अंग्रेज अंग्रेजी बोलते थे। और यहाँ पे दादा अब्दुल्ला क्या बोलते थे? यहाँ पे भी गुजराती। तो दादा अब्दुल्ला जी को एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता थी, ठीक है ना, जो गुजराती भाषा को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दे और अंग्रेजी भाषा को गुजराती भाषा में कन्वर्ट कर दे, ताकि उनके केस की पैरवी अच्छे से हो सके। तो उन्होंने याद किए महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी को याद किए जब दादा अब्दुल्ला जी, तो महात्मा गांधी जी 1893 में जाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है ना। और यहाँ से महात्मा गांधी जी चले और आ गए कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में आ गए, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। तो जब आ गए महात्मा गांधी जी, तो 1 वर्षों के लिए आए थे महात्मा गांधी जी। 1893 में महात्मा गांधी जी आते हैं और जाना था कब? तो 1894 तक इनको चले जाना था। लेकिन महात्मा गांधी जी 1894 में नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि इस समय भी भारत की तरह ही कौन गुलाम था देश? तो साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका भी किसका गुलाम था? तो गुलाम था अंग्रेजों का, अर्थात कह सकते हैं कि ब्रिटेन का था, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए अंग्रेजों का ये भी गुलाम था उस समय। ये देखिए थोड़ा सा इतिहास का पृष्ठभूमि है, उसको भी बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिए कैसे हो गया। देखिए 31 दिसंबर की बात है। 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है ना। और 1907 में 1907 नहीं 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया। औरंगजेब का निधन हो गया, जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाना स्टार्ट किया और भारत के अधिकतर राजा रजवाड़ों को आपस में लड़ाने का काम किया। इस प्रकार अंग्रेजों ने एक समय ऐसा आया अंग्रेजों के समय कि वे पूरे भारतवर्ष के ऊपर कब्जा करने में सफल हो गए, ठीक है ना। और जैसे ही सफल हो गए तो भारतीय लोगों को क्या करते थे? सताने लगे, पीड़ित करने लगे, माताओं बहनों के साथ अत्याचार होने लगे। तो बाद के समय में 1869 में किसका जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में हुआ था और पोरबंदर में हुआ था, ठीक। तो अंग्रेजों का ये क्या किए थे? तो जीना हराम कर दिए थे महात्मा गांधी जी। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में। तो देखिए बताते हैं क्या हुआ था, फिर एक बार इस चीज को बताते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। तो देखिए कि 1893 में कौन थे? तो एक व्यापारी हुआ करते थे जिनका व्यापार विश्व के कई देशों के अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी फैला हुआ था। उनका नाम दादा अब्दुल्ला था। दादा अब्दुल्ला को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए क्योंकि दादा अब्दुल्ला को अच्छे से गुजराती आती थी और इनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, ठीक है ना। तो दादा अब्दुल्ला को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो व्यक्ति
अंग्रेजी भाषा का अनुवाद गुजराती में कर दे और गुजराती भाषा का अनुवाद अंग्रेजी में कर दे। तो दादा अब्दुल्ला महात्मा गांधी जी को याद किए 1893 में, ठीक है ना, और 1893 में याद किए और 1894 तक ये केस हल करके महात्मा गांधी जी को चले आना था अपने देश भारत, ठीक है ना। लेकिन भारत नहीं आए महात्मा गांधी जी। क्यों नहीं आए? तो अंग्रेजों का शासन था यहाँ दक्षिण अफ्रीका में, और यहाँ भी भारतीय लोग रह रहे थे, और भारतीय लोगों को अंग्रेजों के द्वारा काफी सताया जाता था, जिसके कारण महात्मा गांधी जी देखे, तो जिस कारण से ये लौटे नहीं। अब कब लौटते हैं? उनका वास्तविक लौटना तो 9 जनवरी 1915 को माना जाता है। 9 जनवरी 1915 को माना जाता है। इसका चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ और पॉइंट है महात्मा गांधी जी के बारे में, तो उसको भी हम बता देते हैं। अभी देखिए आगे। अब महात्मा गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे, ठीक है ना। तो कहां से कहां तक यात्रा कर रहे थे? तो उनके साथ जबरदस्ती किया गया था महात्मा गांधी जी के साथ। तो देखिए, डबरन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। यहाँ डबरन रेलवे स्टेशन था और यहाँ प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन था, और यहाँ से यहाँ तक महात्मा गांधी जी को जाना था। और ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय लोग हैं वो उच्च श्रेणी की रेलवे बोगी में सफर नहीं कर सकते हैं। और दादा अब्दुल्ला ने टिकट कैसा प्रदान किया था महात्मा गांधी जी को? उच्च श्रेणी का ही किया था, जिसके कारण महात्मा गांधी जी उच्च श्रेणी के मतलब टिकट के हिसाब से उस डिब्बे में के तहत यात्रा कर रहे थे, ठीक है ना। और जब ऐसे यात्रा कर रहे थे महात्मा गांधी जी इस ट्रेन के अंदर, और इस डबरन से प्रिटोरिया तक जाना था महात्मा गांधी जी को। कई बार बोल रहे हैं कि याद हो जाए आपको, ठीक है ना। तो बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ा जहां टीटी चेक कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सेंट पीटर मारिट्सबर्ग है। सेंट पीटर मारिट्सबर्ग यहाँ पे ट्रेन मान लीजिए कि रुकी, और यहाँ बोगी के अंदर टीटी चेक कर रहा था, ठीक है ना। तो जब टीटी चेक किया तो देखा कि इस गांधी जी नामक व्यक्ति के पास फर्स्ट श्रेणी का टिकट है, फिर भी उतार दिया। इसलिए उतार दिया क्योंकि भारतीयों को फर्स्ट क्लास की श्रेणी अर्थात बोगी में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो उतार दिया गया पीटर मारिट्सबर्ग में। महात्मा गांधी जी कहते रहे, बार बार बोलते रहे कि मेरे पास जब टिकट है तो उतारने की क्या जरूरत है। और महात्मा गांधी जी को यहीं पर ट्रेन से फेंक दिया गया था, ठीक है ना। ट्रेन से फेंक दिया गया उठा के महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी को यहाँ पे काफी रंग भेद का भी सामना करना पड़ा था। और देखिए, जब महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े अपनी यात्रा के दौरान, तो फिर भी गांधी जी इतने जिद्दी व्यक्ति थे कि माने ही नहीं, और इसी बोगी के अंदर उनको यात्रा करना ही पड़ा, जाना ही पड़ा इसी बोगी में। और अंग्रेजों को यहाँ पे झुका दिए महात्मा गांधी जी, और आ गए यहाँ पे प्रिटोरिया में। यहाँ डबरन से प्रिटोरिया जाना था महात्मा गांधी जी को, और बीच में पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को फेंक दिया गया था उतार के। तो यहाँ से लड़ाई लड़े महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के साथ, और इसी डिब्बे में ही यात्रा किए थे और यहाँ पे पहुंचे थे प्रिटोरिया के पास। इतना धीरे धीरे बताए हैं, आपको समझ आया होगा। अच्छा से नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, एक बार शॉर्ट वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए।
कब किए थे? तो 1906 में। इस बात को बाद में बताते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी नाटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए? तो 1894 में किए थे। 1894 में, थोड़ा सा चल नहीं रहा होगा अच्छे से। 1894 में क्या किए थे? तो नाटाल कांग्रेस का स्थापना किए थे महात्मा गांधी जी। कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद देखिए क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी 1904 में डबरन में फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे। यहाँ पे लिखते हैं 1904, क्योंकि यहाँ पे कुछ आप लोगों को बताना है। यहाँ पे फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे। कहाँ? तो डबरन में। डबरन कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 1901। 1901 में क्या हुआ था महात्मा गांधी जी के साथ। उसके बाद यहाँ क्या लिख देते हैं? तो यहाँ पे 1906 लिख देते हैं, क्योंकि 1906 में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ है। देखिए अब सबको बारी बारी से समझा देते हैं। 1894 में क्या हुआ था? तो नाटाल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और किसने किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने किए थे। 1901 में क्या हुआ था? तो क्षणिक समय के लिए महात्मा गांधी जी 1901 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में भाग लिए थे महात्मा गांधी जी। पहली बार कांग्रेस में भाग लिए थे कब? तो 1901 में भाग लिए थे महात्मा गांधी जी। और इस 1901 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। दिनसा वाचा ने किया था। ठीक है ना? तो अब देखिए आगे। तो 1894 में नाटाल कांग्रेस हो गया। 1901 में महात्मा गांधी जी भारत की कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। 1904 में क्या हुआ था? तो 1904 में महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे। फिनिक्स फार्म की स्थापना डबरन में की थी। ठीक है ना? अब 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 में महात्मा गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए थे। अब आगे देखिए, आगे की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं। इतना आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और टोल स्टाय फार्म के शिल्पकार कौन थे? तो फालेनबाख थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी देश के रहने वाले थे। अब देखिए महात्मा गांधी जी के प्रयासों से, देखिए यहाँ पे मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका है और यहाँ पे हमारा भारत है। महात्मा गांधी जी के प्रयासों से क्या हुआ कि यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में किसका शासन है? तो अंग्रेजों का शासन है। भारत में भी किसका शासन है? अंग्रेजों का शासन है। क्योंकि हमारा देश अभी गुलाम है। अभी 1947 का समय नहीं आया है, तब तक हमारा देश अभी गुलाम है। ठीक है? तो क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने भारतीयों को कुछ अधिकार दिए और इसके लिए IRA एक्ट आया। IRA एक्ट पारित किया गया। IRA का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जाएगा कि इंडियन रिलीफ एक्ट। आई से इंडियन, आर से रिलीफ, ए से एक्ट। इंडियन रिलीफ एक्ट पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। कब किया गया? तो 1914 में। 1914 में, जिसके तहत अंग्रेजों ने भारतीयों को ढेर सारे खूब अधिकार दे दिए। तो अब महात्मा गांधी जी को ऐसा लगा कि अब मेरे रहने का यहाँ क्या मतलब है, जब अंग्रेज जो भारतीयों का शोषण करते थे अब वो चीज करना बंद कर दिए। अंग्रेज ऐसे अधिकार से वंचित रख रहे थे भारतीयों को। अब इस एक्ट के माध्यम से
वे अधिकार भी दे दिए, भारतीयों को दे दिया गया, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी यहाँ से, अब सोचिए कि 1914 का समय चल रहा है और 9 जनवरी 1915 का समय वो था। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 का समय आते ही महात्मा गांधी जी यहाँ से चल दिए कहाँ पे, तो गुजरात चल दिए, अपने जहाँ पे वे जन्म लिए, पले बढ़े, और तो वहां पे आ गए महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। तो अब देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी यहाँ से चले और यहाँ पे आ गए, अपने स्वदेश गुजरात में आ गए, ठीक है ना। तो 9 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा अब क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और 9 जनवरी को ही हमारी दीदी जो यूपी पुलिस में है उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी जी आ गए, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी जी तो आ गए। अब तो जब आ गए भारत में 9 जनवरी 1915 को, तो अपने राजनीतिक गुरु से गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत में आए तो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले और गोपाल कृष्ण गोखले जी से अपनी समस्याओं को महात्मा गांधी जी कहे कि हमको भारत के लोगों के बारे में जानना है, गुरुजी हमको बताइए भारत के लोगों के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी को कहते हैं कि अगर आपको भारतीयों को जानना है, अगर आपको भारतीयों की समस्या से रूबरू होना है, तो आपको भारत का भ्रमण करना पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कि भारतीयों की समस्या क्या है। और वही गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जो महात्मा गांधी जी से कहते हैं कि आप पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कीजिए। तो महात्मा गांधी जी 1915 से 16 तक पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। जब पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए तो इससे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी को 2 बात कहते हैं ध्यान में रखने के लिए। कहते हैं कि इन बातों को ध्यान रखे बिना पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करना आपके लिए संभव नहीं है। तो वो 2 बातें क्या थी जो महात्मा गांधी जी को कहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो देखिए गुरु ही शिष्य को आदेश देता है और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इसलिए जो बात कहेंगे वो बात महात्मा गांधी जी चुपचाप मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो अच्छी बात नहीं है। देखिए तो पहली बात कहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी कि आप पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कीजिए, लेकिन अपना कान खोल के रखिएगा, कान और आंख खोल के रखिएगा, कान खोल के रखिएगा और आंख खोल के रखिएगा। पहली बात में ये है, अपना आंख और कान खोल के रखिएगा, तभी तो देख पाएंगे और सुन पाएंगे। और दूसरी बात कहे कि अपने जुबान पे, अपने मुंह पे ताला लगा लेना। ताला लगाने का मतलब चुपचाप रहना, बस देखते जाना है और सुनते जाना है, अपना निष्कर्ष नहीं देना है। यहाँ पे उस चीज को आपको अपने मस्तिष्क के माध्यम से समझना होगा कि भारतीयों की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो अंग्रेज शोषण कर रहे थे भारतीयों का, ये चीज देखे महात्मा गांधी जी। और इसलिए कहे थे कि आपको मुंह पे ताला लगाना है, क्योंकि अगर महात्मा गांधी जी विरोध करते अंग्रेजों का तो अंग्रेजों का भारत में शासन था, अंग्रेज टंगवा देते फिर से महात्मा गांधी जी को। तो इस प्रकार से उनका ये मिशन भारत को समझने का
पूरा नहीं हो पाता, ठीक है ना। अब देखिए 1916 में महात्मा गांधी जी घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, तो BHU में आ गए। 1915 से 16 तो घूमते ही घूमने को ही कहा गया है, ठीक। अब 1916 में महात्मा गांधी जी कहाँ आ गए, तो 1916 में आ गए BHU। BHU का स्थापना हुआ 1916 में। अब BHU का पूरा नाम क्या है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका स्थापना कब हुआ, तो 1916 में। और महात्मा गांधी जी भारतवर्ष को अभी भ्रमण कर रहे हैं 1915 से 16 के दौरान। इसी दौरान 1916 में महात्मा गांधी जी BHU को आ गए। और BHU के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय जी हैं, ध्यान रखिएगा। और 1916 में महात्मा गांधी जी क्या किए कि BHU के जनसभा में शामिल हुए। और पहली बार महात्मा गांधी जी जनसभा के समक्ष भाषण देने का काम कब किए, तो 1916 के BHU में किए थे, ठीक है ना। इसी समय पहली बार जन भाषण अर्थात जनता की लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखने का, अपने भाषण अपने विचारों के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत किए। अब देखिए आगे, और सॉरी मिटाना नहीं था, फिर भी एक बार और बता देते हैं। देखिए 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो आ गए महात्मा गांधी जी, भाषण दिए। तो एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी से मुलाकात की। और राजकुमार शुक्ल कहाँ से संबंधित थे, तो बिहार हमारा पड़ता है भारत के अंदर एक राज्य, वहीं चंपारण पड़ता है। और चंपारण में भी एक गांव पड़ता है भितिहरवा गांव। भितिहरवा गांव के थे कौन, तो राजकुमार शुक्ल थे चंपारण के भितिहरवा गांव से। और चंपारण में हो रहे नील की खेती से प्रभावित होकर राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी जी को अपने संदेश के माध्यम से कहे कि देखिए हमारे चंपारण में नील की खेती जबरदस्ती कराई जा रही है अंग्रेजों के द्वारा। हम भारतीयों के साथ 3/20 भाग पर खेती किया जा रहा है, जिसको 3 कठिया प्रथा कहा गया। तो महात्मा गांधी जी अच्छे से राजकुमार शुक्ल के बातों को सुने। तो ऐसा लगा महात्मा गांधी जी को कि इनकी बात में बहुत ही करुणाई है, बहुत ही दुख भरी बातें हैं कि हमारे देश के किसानों के साथ जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है। तब देखिए महात्मा गांधी जी अब यहां से भी निकल पड़े, यहां से निकले BHU से सीधा, BHU से सीधा निकले। अब BHU को नहीं लिखते हैं, अब समझ ही जाते होंगे। जल्दी जल्दी बताते हैं क्योंकि ज्यादा ही लंबा क्लास हो जाएगा, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। आप लोग कहिएगा कि कितना खींच के ले गए। तो देखिए 1917 1917 में क्या हुआ कि चंपारण में, बिहार के चंपारण में अंग्रेज क्या कराते थे, तो भारतीयों के साथ नील की खेती करवाते थे। और इसके लिए महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया। यहाँ पे बैठे महात्मा गांधी जी जाके, कहाँ पे बैठे, तो चंपारण में बैठे। और चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। और बिहार में भी कहाँ बैठे, तो भितिहरवा गांव में बैठे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और भितिहरवा गांव से चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किए महात्मा गांधी जी। देखिए चंपारण के ये किसान है, ये किसान है, मान लीजिए कैसे बनेंगे हो। चंपारण के ये किसान है और चंपारण के किसान, ठीक है ना।
चंपारण के किसानों ने अपनी समस्याओं को सुनाया महात्मा गांधी जी को, तो कहे कि हाँ, राजकुमार शुक्ल जी की बात सही है, और सच में यहाँ पे प्रॉब्लम है किसका, तो तीन कठिया प्रथा का प्रचलन है यहाँ पे, जिसके माध्यम से नील की खेती अंग्रेज जबरदस्ती करवा रहे थे। तो महात्मा गांधी जी इस समय यहाँ पे शामिल हुए, और मान लीजिए कि ये बीच वाले व्यक्ति कौन है, महात्मा गांधी जी है, और ये दो लोग और एक लोग और भी मान लीजिए कई लोग हैं, ये किसान है, ठीक, किसान है। महात्मा गांधी जी यहाँ पे हैं, इनके चारों ओर जो हैं वो चंपारण के किसान हैं और इनकी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब महात्मा गांधी जी इन सब के लीडर हैं, महात्मा गांधी जी जो बात कहेंगे इन सबको मानना ही होगा। तो देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी क्या किए कि इन सब किसानों से पैसा लिए, ये भी किसान से पैसा लिए महात्मा गांधी जी, ये भी किसान से, इससे भी जितने भी किसान सक्षम थे, तीन कठिया प्रथा के तहत शिकार हुए थे, उन सब से महात्मा गांधी जी पैसे लिए। और कितने पैसे लिए थे, तो सबसे 25-25 पैसा लिए थे, 25-25 पैसा सबसे लिए थे महात्मा गांधी जी, और 25-25 पैसा लिए थे, और इसी पैसे के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह को प्रारंभ किए थे, ठीक है ना। तो बाद के दिनों में, कुछ दिनों के बाद, 1917 में ही कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी जी को मारने की साजिश रची गई। किसके द्वारा रची गई, तो उस समय इरविन शासन कर रहा था। इरविन बाद के समय में जाके वायसराय भी बनता है, लेकिन इस समय यह एक केवल शासक था भारत में। तो इरविन नामक व्यक्ति ने सोचा कि महात्मा गांधी जी को एक षड्यंत्र रचा। इरविन अंग्रेज षड्यंत्र रचता है क्या, कि महात्मा गांधी जी को, यानी महात्मा गांधी जी यहाँ बैठे हैं, इनको भोजन दिया जाए, और भोजन के माध्यम से महात्मा गांधी जी को जहर दे दिया जाए और महात्मा गांधी जी मर जाएं, ठीक है ना। एक बार और देखिए, इरविन नामक शासक था, ठीक। तो इसने महात्मा गांधी जी को ठिकाने लगाने के लिए सोचा कि जहर से मार दिया जाए। तो अपने भोजन पे इनवाइट किया महात्मा गांधी जी को, लेकिन महात्मा गांधी जी थे चालाक व्यक्ति, और महात्मा गांधी जी भोजन करने के लिए नहीं गए, इसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए, ठीक। तो अब इरविन ने कहा कि चलिए, भोजन अगर नहीं कीजिएगा तो दूध ही पी लीजिएगा। तो महात्मा गांधी जी दूध पीने के लिए तैयार हो गए, दूध पीने के लिए अब तैयार हो गए महात्मा गांधी जी। तो तब इरविन को समझ में आया कि अब महात्मा गांधी जी को दूध में जहर देकर मार दिया जाए, ठीक, मार दिया जाए महात्मा गांधी जी को दूध में जहर देकर। और इस इरविन का रसोईया, अर्थात खाना बनाने वाला या फिर कुकमैन कह सकते हैं, रसोईया हुआ करता था बतख मियाँ, बतख मियाँ। और बतख मियाँ ने क्या किया, बतख मियाँ ने कहा कि इरविन ने बतख मियाँ अर्थात अपने रसोईया को कहा कि दूध में जहर दे दो महात्मा गांधी जी को, ताकि वो महात्मा गांधी जी का यहाँ पे राम नाम सत्य हो जाए और चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह बंद हो जाए। लेकिन बतख मियाँ तो था एक भारतीय, और बतख मियाँ को ऐसा लगा कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी 7 पुश्तें हमें गाली देंगी, अच्छे व्यवहार से हमको नहीं देखा जाएगा, अच्छे भावना के साथ हमको नहीं देखा जाए। तो अचानक से बतख मियाँ के हृदय में करुणाई का वो भाव जागृत हुआ, जिसके कारण से दूध तो दिए, बतख मियाँ महात्मा गांधी जी को दूध दिए, लेकिन उसमें जहर नहीं था, जहर नहीं था इसमें, जिस कारण से महात्मा गांधी जी की जान बच गई, महात्मा गांधी जी की जान बच गई। बाद के दिनों में पता चला कि अरे यार,
महात्मा गांधी जी को बाद के दिनों में पता चला कि अरे यार ये तो हमको अंग्रेज मारना चाहते थे, तो पसीने छूटने लगे थे। और बाद के दिनों में जब चंपारण सत्याग्रह जब चर्चित हो गया, तब कांग्रेसियों को चेहरा चमकाने के लिए आना पड़ा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति या अनुग्रह नारायण सिंह जैसे व्यक्ति इनसे आके महात्मा गांधी जी से मिलते हैं। अब देखिए आगे की बात करते हैं। तो अब देखिए महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को सफल बना दिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी महात्मा गांधी जी से मिले, और यहाँ पे सिर्फ गांधी नाम हुआ करता था, महात्मा गांधी जी का नाम बाद में न महात्मा पड़ा, यहाँ पे गांधी केवल गांधी था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग महात्मा लगा देते हैं, महात्मा, तो ये महात्मा शब्द किसने दिया था गांधी जी को? ये महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? तो चंपारण सत्याग्रह के सफलता के कारण महात्मा गांधी जी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव अर्थात गुरु की उपाधि कौन दिए? तो गुरु की उपाधि दिए गांधी जी, यहीं पे दिए। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं गांधी जी को कि अरे आप तो महात्मा व्यक्ति हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं कि अरे आप तो महात्मा व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बदले में महात्मा गांधी जी अब पूरे हो गए, महात्मा गांधी जी, तो ये क्या कहते हैं कि अरे आप तो गुरु हैं अर्थात गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं। ठीक, तो ये चीज आप समझे होंगे, एक बार आप कहेंगे तो फिर बोल देंगे, लेकिन आप समझ पाए होंगे। अब देखिए 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? अंबिका चरण मजूमदार। वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब देखिए आगे 1917 के बाद 1918 में चलते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किया गया था उसको। तो देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल महात्मा गांधी जी ने इसमें पहली बार क्या किए थे? तो भूख हड़ताल किए थे। भूख हड़ताल कब किए थे महात्मा गांधी जी? तो 1918 में किए थे, अहमदाबाद में किए थे। इसमें क्या क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किनसे मिली थी? तो रस्किन नामक व्यक्ति से मिली थी। रस्किन से मिली थी महात्मा गांधी जी को भूख हड़ताल करने की प्रेरणा। ठीक है ना? और कुछ नहीं करोगे तो हम यहाँ पे भूखे ही बैठे ही रहेंगे, और जो करना होगा वो कीजिएगा। अगर हमको कुछ हुआ तो आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इतना गांधी जी का वर्चस्व था, जिस कारण से वे भूख हड़ताल पर बैठे। गांधी जी के दार्शनिक विचारधारा पर रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय इत्यादि का प्रभाव पड़ा। देखिए अहमदाबाद में समस्या किससे संबंधित था? तो सूती वस्त्र में मिल मजदूर काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पे मिल है, और इस मिल में मजदूर काम कर रहे थे। यहाँ सूती वस्त्र लगा हुआ, सूती संबंधी उद्योग में काम कर रहे थे मिल में। ठीक, तो काम कर रहे थे मजदूर, तो यहाँ पे प्लेग फैल गया। देखिए 1914 से 1918 तक क्या हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध चला है, और इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में क्षति हुआ। ब्रिटेन भले ही प्रथम विश्व युद्ध को जीत गया, लेकिन ब्रिटेन का बहुत ज्यादा क्षति हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जिस कारण से इन अंग्रेजों को क्या चाहिए था? तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र चाहिए था भारत से, जिस कारण से अंग्रेज दबाव डाले भारत के
मजदूरों के ऊपर, अर्थात कह सकते हैं कि सूती मिल के मालिकों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, सब पे दबाव डाले। तो यहाँ पे अच्छे से काम किया गया मिलों के ऊपर, और प्लेग बोनस भी दिया जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ कि मिल मालिकों ने कहा कि हम प्लेग बोनस को नहीं देंगे। यहाँ पे मजदूर लिख देते हैं, अच्छे से बताते हैं। देखिए यहाँ पे मजदूर है, यहाँ पे मिल मालिक है, और ये क्या दे रहे थे, मिल मालिक दे रहे थे मजदूरों को बोनस दे रहे थे, प्लेग बोनस दे रहे थे। लेकिन अब क्या कहे कि हम प्लेग बोनस को नहीं देंगे, जिस कारण से मजदूरों ने किनको याद किया, तो महात्मा गांधी जी को याद किए। तो महात्मा गांधी जी को जब याद किए तो महात्मा गांधी जी आए तो 1918 में भूख हड़ताल पर बैठे, ठीक है ना। और मिल मालिकों को मजबूर करवा दी कि हाँ तुमको देना ही पड़ेगा प्लेग बोनस, इसलिए देना ही पड़ा। और देखिए एक चीज ये भी कई बार पूछ लिया जाएगा तो बता देते हैं, मजदूर जो थे वो कितने प्रतिशत प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, तो 50% मांग कर रहे थे। लेकिन मिल मालिक कितने देना चाहते थे, सॉरी मालिक कैसे नहीं लिखा है, मिल मालिक जो थे वो 20% प्लेग बोनस देने के लिए तैयार थे, और ये इन लोगों की मांग थी मजदूरों की 50%। तो गांधी जी यहाँ पे हैं, गांधी जी अभी 1918 का ये टाइम पीरियड चल रहा, ठीक है ना। और गांधी जी कहे ना कि तुम मजदूर लोग 50% मांग रहे हो, ठीक है ना। मिल मालिक कितना देने की सोच रहे हैं, 20% देने की सोच रहे हैं। एक काम कीजिए आप लोग कि इन दोनों के बीच मध्यस्थता करते हुए गांधी जी कहते हैं कि आप थोड़ा सा 15 बढ़ जाइए और आप थोड़ा सा 15 कम हो जाइए, ठीक है ना। अगर मिल मालिक 20 दे रहे हैं तो थोड़ा सा 15 ज्यादा दे दें, और अगर ये मजदूर 50% मांग कर रहे हैं तो थोड़ा 15 कम कर लें। तो इस प्रकार से यहाँ 35 जो था वो औसत के रूप में निकल गया। ये 15 और ये 20 और ये 50 जोड़ेंगे 70, और आधा कितना होगा 35। तो 20% मालिक देना चाहते थे, 50% मजदूर मांग कर रहे थे। गांधी जी की मध्यस्थता में उनको देने का घोषणा कितना कर दिया गया, तो 35%, ठीक है ना। तो इतना हुआ। अब आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह, और खेड़ा सत्याग्रह भी कब हुआ है, तो 1918 में हुआ है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। और खेड़ा सत्याग्रह के दौरान क्या क्या घटना घटित हुआ, इसको देखिए। तो किसान थे, जो खेड़ा में किसान थे, उनके साथ क्या किया जा रहा था, तो जबरदस्ती कर लिया जा रहा था। इसके दौरान क्या किया जा रहा था, तो खेड़ा में जबरदस्ती कर लिया जा रहा था। और देखिए इसमें महात्मा गांधी जी भाग लिए, और इसको क्या कहा जाता है, तो खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह में गुजरात सभा नामक संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। ये खेड़ा स्थान कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। और खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई है, तो 1918 में हुई है, ठीक है ना। अब आगे देखिए। और इसी खेड़ा सत्याग्रह के दौरान लौह पुरुष के नाम से विख्यात व्यक्ति बाद में हुए, उनकी मुलाकात किनसे हुई, तो महात्मा गांधी जी से हुई यहीं पे। खेड़ा सत्याग्रह 1918 के दौरान किनसे भेंट हुई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात हुई थी।
ठीक है ना। और यहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के अनुयायी बन गए थे। अब देखिए, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने नारा क्या दिया? तो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी कहे कि अंग्रेजों को कर मत दो, अंग्रेजों को कर नहीं दो का नारा दिए। और खेड़ा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, अभी बताएं आपको, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों से जबरदस्ती कर या टैक्स, इसको राजस्व कह सकते हैं, की वसूली की जा रही थी। इसी के खिलाफ यह सत्याग्रह हुआ जिसे हम खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब देखिए, खेड़ा सत्याग्रह की वजह से खेड़ा में, अर्थात खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक। गुजरात के किसानों के ऊपर जो कर लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, उस पर रोक लगाई गई। इसमें महात्मा गांधी जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी जी क्या कहे, इस बात को भी ध्यान रखिए कि ऐसे किसान जो कर देने की स्थिति में है वे कर दे सकते हैं, और ऐसे किसान जो कर देने की स्थिति में है नहीं है, अर्थात सक्षम नहीं है, वो कर नहीं दे सकते। ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन कब चालू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन, नहीं, इससे पहले हम बात करते हैं किसका? रोलेक्ट एक्ट का। तो रोलेक्ट एक्ट बोल ही देते हैं, आप लोग देखते रहिए। तो देखिए, रोलेक्ट एक्ट जिसको सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में पारित किया गया था, और रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसको महात्मा गांधी जी क्या कहे थे? तो काला कानून कहे थे। यह एक ऐसा कानून था जिसके तहत भारतीयों को एक बंद कमरे में मुकदमा चलाया जाना था। इसके तहत, प्रावधानों के तहत, ना अपील कर सकते थे, ना दलील कर सकते थे, और ना ही वकील कर सकते थे। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, अगर बात करें थोड़ा सा पीछे की, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन नामक भारतीय वायसराय ने किया। सॉरी, देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और 1905 के बाद यहाँ 1919 का समय आ गया, और यहाँ पे पारित हुआ, बंगाल लिख देते हैं यहाँ पे ताकि समझिएगा, बंगाल का विभाजन, ठीक। और यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट लिख दिए। तो बंगाल विभाजन के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया। ठीक है ना। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को यहाँ पे चलाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन के तहत अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ, और इसमें कहा गया कि अंग्रेजों का सहयोग मत कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन जो चलाए गए, उसके तहत अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा, और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से धीरे धीरे अंग्रेजों को टक्कर जवाब दिया गया। ठीक है ना। लेकिन यहाँ धीरे धीरे समय बीतता गया, और बीतते बीतते समय आ गया 1919 का। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर बंदिश लगाने के लिए क्या किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया। ठीक है ना। देखिए एक बार और अच्छे से, 1905 में बंगाल का विभाजन किया किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। और इस दौरान स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, जिस क्रांतिकारियों के ऊपर बंदिश लगाना था अंग्रेजों को, तो क्या बाद में किए? 1919 आने के समय पे रोलेक्ट एक्ट नामक कानून को पारित किए, सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में पारित हो गया, जिसमें प्रावधान था कि ना वकील कर सकते हैं, ना अपील, ना दलील। तो बंद कमरे में मुकदमा भी चलाएगा, कम से कम 3 साल से अधिक तक की सजा दी जा सकती है, इसमें प्रावधान किया गया। तो इसका विरोध भारत में जगह जगह किया गया।
और इस एक्ट को क्या कहे थे महात्मा गांधी जी, तो काला कानून कहे थे, क्योंकि काला कानून है, ये है करिया कानून, ठीक है ना। अब देखिए, इसी रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया था जलियांवाला बाग में 1919 में ही, जलियांवाला बाग में ही। लिखना तो संभव नहीं है, अब बोल ही देते हैं। देखिए 1919 13 अप्रैल सन 1919 की बात है। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में पड़ता है, यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, और जब इकट्ठा हुए लोग तो इस रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। तो हंसराज नामक व्यक्ति ने जलियांवाला बाग के लोगों के बारे में अंग्रेजों से जाके गुफ्तगू कर दिया, जाके बता दिया हंसराज ने। तो अंग्रेजों को लगा कि हंसराज की बात सही है, ये भारतीय विद्रोह कर सकते हैं हम सबके खिलाफ, जिस कारण से जनरल ओ डायर ने आर्डर दिया कि भारतीयों के रूप में भारतीयों के ऊपर गोली चला देनी चाहिए, ठीक है ना। आर्डर दिया कौन, तो जनरल ओ डायर ने। लेकिन गोली किसने चलवाया, तो जनरल आर डायर ने चलवाया। आर्डर किसने दिया, मतलब आदेश दिया जनरल ओ डायर ने, लेकिन इन पर गोली किसने चलवाया, तो गोली चलवाया जनरल आर डायर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जलियांवाला बाग के ऊपर गोली चलाया गया, जिसके तहत सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 379 अर्थात 379 लोग मारे गए। लेकिन वास्तविकता यही है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड में 1000 से लोग ज्यादा लोग ही मारे गए थे, जिसमें 4000 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। इतिहास को हमेशा, इतिहास के पन्नों में ऐसा रहा है प्रावधान की कम करके दिखाया जाता है हर चीजों को। इनके अलावा भी और सारी कई अन्य घटनाएं भी घटित हुई होगी, जिसको इतिहास में अंग्रेजों ने दमन करने का काम किया। तो जो लिखा गया है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से हम लोगों का एग्जाम निकलना है। देखिए हम देखिए असहयोग आंदोलन लिख देते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1 अगस्त 1920 को हुई। 1 अगस्त 1920 को हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई, जिस कारण से इसी दिन क्या हुआ था कि एक भारत में व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय नहीं, बाल गंगाधर तिलक जी का क्या हुआ कि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही निधन हो गया। इनका निधन हो गया बाल गंगाधर तिलक जी का। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और बाल गंगाधर तिलक की निधन कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को ही हुआ था। तो महात्मा गांधी जी एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और कहते हैं कि मेरा दाहिना हाथ चला गया, जो मेरा सहारा हुआ करता था, आज वो मेरा दाहिना हाथ चला गया। अर्थात तिलक जी महात्मा गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला करते थे, उनका आज निधन हो गया। और आज ही क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन बहुत ही भारत में प्रभावी हुआ, जिसके कारण से महात्मा गांधी जी खुश थे बहुत। लेकिन बाद के दिनों में एक घटना हुआ जो कि पूरे भारतवर्ष को झकझोर के रख दिया। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि चौरी चौरा नामक स्थान, यह गोरखपुर के पास पड़ता है, तो चौरी चौरा नामक स्थान पे 22 पुलिस कर्मियों को, जिसमें से 21 पुलिस था और एक जो था वो बड़े लेवल का थोड़ा अधिकारी था, ठीक है ना। तो कुल 22 थे जो पुलिस विभाग में कार्यरत थे, इनकी क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई, ठीक है ना, जला दिया गया इन सब को, जिसके कारण से महात्मा गांधी जी की भावनाएं बहुत दुखी हुई, भावनाओं को ठेस पहुंचा।
महात्मा गांधी जी का ये सिद्धांत था अहिंसा से संबंधित, ठीक है ना। इनके लिए हिंसा नामक जगह नहीं दिया गया था। हिंसा करना अच्छा नहीं था, अहिंसा करना अच्छा था महात्मा गांधी जी के लिए। और यहाँ पे क्या हो गया, तो हिंसा हो गया, जिस कारण से 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ। और बाद के दिनों में महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। ठीक, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम दिखाते कि भाई ज्ञान का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, लेकिन डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पास, लिख भी नहीं सकते उतना। तो खैर जो है सो है, क्या करना है। देखिए, तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन कौन बंद कर दिए, महात्मा गांधी जी, बाद के समय में जाके। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, तो चौरी चौरा घटना हुआ था। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या कर दिए कि इस आंदोलन को बंद कर दिए। तो जब इस आंदोलन को बंद कर दिए, तब भारतीय नेता हुआ करते थे दिग्गज से दिग्गज, उन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया गांधी जी के बारे में कि गांधी जी जब ये चीज करना था आपको तो शुरू क्यों किए थे आप। देखिए, जब चौरी चौरा घटना हो गई तो महात्मा गांधी जी उस समय गुजरात के बारडोली में थे, और महात्मा गांधी जी वहीं से असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी, ठीक है ना। जिसके परिप्रेक्ष्य में अन्य व्यक्तियों ने क्या कहा, तो देखिए, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा किए, तब सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहे थे, और मोतीलाल नेहरू जी क्या कहे थे, चित्तरंजन दास जी क्या कहे थे। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे कि जब जनता का उत्साह चरम पर हो, तब उस आंदोलन को वापस लेना एक देशद्रोह से कम नहीं है। क्या कहे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी कहे कि जब जनता का उत्साह उत्कर्ष के ऊपर हो, उत्कर्ष की भांति हो, तब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना यह एक देशद्रोह से कम नहीं। तो ये बात कहे थे महात्मा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस जी। इनके अलावा मोतीलाल नेहरू जी क्या कहे थे कि अगर गलती कन्याकुमारी को हुई है, अगर गलती कन्याकुमारी जैसे स्थान पे हुई है या किसी गांव में हुई है, तो सजा हिमालय के किसी गांव को नहीं मिलना चाहिए। देखिए, ये हमारा भारत है, ठीक है, बना देते हैं, थोड़ा सा समय ही लगेगा, क्या दिक्कत हो जाएगा। छोटा बनाते हैं, तो देखिए, देखिए, उतना तो बड़ा मैप भी नहीं। देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हिमालय है हमारा, इससे फैला हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए कि हिमालय है, और यहाँ पे क्या है, तो कन्याकुमारी है तमिलनाडु के एकदम नीचे, ठीक है ना। और जब कोई गलती कन्याकुमारी में हुई है, कन्याकुमारी के गांव में कोई, मोतीलाल नेहरू जी बोल रहे हैं यहाँ पे, मोतीलाल नेहरू, ठीक, क्या कह रहे हैं कि जब कोई गलती कन्याकुमारी में के गांव में हुई हो, तो उस चीज की गलती की सजा हिमालय के किसी गांव में नहीं मिलनी चाहिए। कहते हैं कौन, तो मोतीलाल नेहरू जी कहते हैं गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में। सही बात है, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था क्या, तो असहयोग आंदोलन का प्रभाव फैला हुआ था, देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से मान लीजिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का मान लीजिए यहाँ पे गोरखपुर है, और गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे क्या हो गया,
घटना घटित हो गया जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो महात्मा गांधी जी गुजरात के बारदौली से घोषणा कर दिए कि पूरे भारतवर्ष से असहयोग आंदोलन को हम बंद कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हुआ है तो यहाँ के लोगों को ही सजा दिया जाए, चौरी चौरा के ही लोगों को सजा दिया जाए जो उस घटना को अंजाम दिए हैं। उस घटना के लिए पूरे भारतवर्ष को सजा देने की क्या जरूरत है। यही चीज मोतीलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि अगर कोई घटना घटित कराया है कन्याकुमारी के गांव का व्यक्ति, तो उस व्यक्ति अर्थात उस गांव को ही सजा मिलना चाहिए, न कि वो हिमालय के गांव को मिलना चाहिए। तो इतना मतलब धीरे धीरे बताए हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। याद तो हो ही गया होगा आपको कि मोतीलाल नेहरू जी ने क्या कहा था। अब देखिए आगे और कौन क्या कह रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन के स्थगित करने के कारण ही डॉक्टर मुंजे क्या लाए थे, तो निंदा प्रस्ताव लाए थे महात्मा गांधी जी के खिलाफ। चौरी चौरा कांड को महात्मा गांधी जी क्या कहे। गांधी जी तो चौरी चौरा घटना घटित होने के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या कहे थे कि असहयोग आंदोलन को चालू करना अर्थात प्रारंभ करना मेरे लिए हिमालय जैसी बड़ी भूल थी। देखिए महात्मा गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि चौरी चौरा घटना के बाद ये स्टेटमेंट देते हैं कि असहयोग आंदोलन चलाना मेरे लिए हिमालय जैसी बड़ी घटना मतलब हिमालय जैसी बड़ी गलती के समान भूल थी, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ये बात को कहते हैं। अब देखिए चौरी चौरा कांड के बाद क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी जी पर अहमदाबाद सेशन कोर्ट में महात्मा गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, जिसके जज ब्रूम्सफील्ड थे और ब्रूम्सफील्ड ने 6 वर्षों की सजा सुनाए महात्मा गांधी जी को। लेकिन मार्च 1922 में महात्मा गांधी जी को बंद कर दिया गया जेल में, ठीक है ना। अब देखिए जब जेल में बंद कर दिया गया महात्मा गांधी जी के साथ तो क्या हुआ, परंतु महात्मा गांधी जी खाना खइबे नहीं करते थे। कहे कि मेरा उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना, आजादी दिलाना, लेकिन मैं तो 6 वर्षों के लिए अब जेल में आ गया, तो 6 वर्ष कैसे काटूंगा मैं। 6 वर्ष जिस कारण से महात्मा गांधी जी खानवे नहीं खाते थे जेल में महात्मा गांधी जी जेल में खाना नहीं खाते थे, ज्यादा नहीं खाते थे, जिस कारण से महात्मा गांधी जी की स्वास्थ्य से संबंधित हालत गई बिगड़। तो जब हालत और स्वास्थ्य बिगड़ता गया महात्मा गांधी जी का, तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अरे यार अगर ये बुढ़ऊ मर गए जेल में तो भारतीयों के अंदर एक और क्रांति होगा, जन सैलाब उत्पन्न हो जाएगा पूरे भारतवर्ष के भीतर, जिस कारण से महात्मा गांधी जी को। अब देखिए आगे असहयोग आंदोलन के दौरान ही केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, और किसके नेतृत्व में हुआ, तो अली मुसलियर अर्थात कहीं कहीं नाम मिलता है अली मुदालियर या मुसलियर, ठीक है ना, इसके नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ। अब देखिए थोड़ा सा ये पहनावा से संबंधित भी पूछ दिया जाता है कई बार प्रश्न। तो महात्मा गांधी जी का पहनावा कौन कौन सा था। पहनावा क्या क्या पहने थे महात्मा गांधी जी और कब पहने थे। तो देखिए महात्मा गांधी जी जब लंदन गए थे, लंदन कब गए, तो 1888 में गए थे लंदन। और महात्मा गांधी जी 1893 में कहाँ गए थे, 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। तो इनका वेशभूषा क्या था,
तो दोनों में ही पैंट, कोट, टाई, बेल्ट सब चीज था। सब चीज एकदम मजे हुए कलाकार के रूप में गए थे महात्मा गांधी जी, क्योंकि दीवान के बेटे थे, दीवान के, ठीक है ना, और इस रूप में गए थे। तो अच्छे से कपड़ा पहने थे, पैंट, कोट, थोड़ा सा हैवी टाई वाई वगैरह लगा के गए थे, इस दौरान थे। इसके बाद महात्मा गांधी जी 1915 1915 से 1920 तक किस वेशभूषा में रहे? तो काठियावाड़ नामक किसान के वेश में थे। काठियावाड़ नामक किसान के वेशभूषा में थे महात्मा गांधी जी इस दौरान 5 वर्षों तक। लेकिन महात्मा गांधी जी जब देखे कि भारतीयों की हालत थोड़ी सी वो है, तो महात्मा गांधी जी 1901 का समय आते, और सॉरी 1901 नहीं, 1921 का समय आते ही महात्मा गांधी जी क्या पहनना स्टार्ट कर दिए? तो लंगोट पहनना स्टार्ट कर दिए, लंगोट। और 1921 से लेके 30 जनवरी 1948 तक 30 जनवरी 1948 तक महात्मा गांधी जी लंगोटी ही पहनते रहे, ठीक है ना। देखिए एक बार और, 1888 और 1888 में गांधी जी लंदन गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए। 1893 में से दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो पैंट, कोट, शर्ट, ऐसे टाई वाई वगैरह लगा के गए थे। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो किस वेशभूषा में लौटे? तो उनका वेशभूषा था, अर्थात पहनावा था, काठियावाड़ी किसान का वेशभूषा था। काठियावाड़ी के किसान के वेशभूषा में यहाँ से लौटे थे महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। उसके बाद 1915 से 1920 तक महात्मा गांधी जी काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में ही रहे। उसके बाद भारतीयों की समस्याओं को समझने लगे गांधी जी, तो 1921 में गांधी जी लंगोट पहने थे पहली बार। अब जो इंसान पूरा कोट पैंट में रहता है, शर्ट में रहता है, टाई वाई वगैरह लगा के बाहर जाके हाई फाई में रहता है, बाल तो बाद में खत्म हो गए, तो ऐसे रहते थे गांधी जी। वो अचानक से 1921 का समय आते ही लंगोट पे आ गया व्यक्ति और 30 जनवरी 1948 को उनका निधन भी हुआ, तो भी लंगोट में थे, ठीक है ना। तो ये तो इनका पहनावा हो गया। अब देखिए गांधी जी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी 1924 के बेलगांव में किए, और 1924 में बेलगांव में किए। ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। यहीं से महात्मा गांधी जी अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब बात करें तो हाँ, एक चीज एक छूट रहा है कि महात्मा गांधी जी 1922 में क्या किए थे? तो अप्रत्यक्ष रूप से 19 सॉरी ये चीज छूट जाता, बहुत महत्वपूर्ण है। और 1916 का एक चीज पॉइंट छूट गया हमसे, और भी कोई तो नहीं छूटा है, देखते हैं। देखिए 1922 में क्या किए थे? तो महात्मा गांधी जी भारतीयों के लिए संविधान सभा होने का मतलब कि विचार रखे थे। अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने पहली बार कब कहे? तो 1922 में कहे, ठीक। और 1916 में किसकी स्थापना किए थे महात्मा गांधी जी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, साबरमती नदी के तट पे, ठीक है ना। ये चीज छूट रहा था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, जैसे ये व्यक्ति क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। तो क्रांतिकारियों के खिलाफ थोड़ा सा रहते थे महात्मा गांधी, ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है।
तो भगत सिंह को जब बम कांड में अर्थात असेंबली हॉल में बम फेंकने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया भगत सिंह जी को, तो गांधी जी इसका विरोध किए और बम की पूजा नामक लिखे लेख उसके माध्यम से क्रांतिकारी भगत सिंह का अवहेलना थोड़ा सा किए, जिसके कारण से सचिंद्र नाथ सान्याल हुआ करते थे, उन्होंने भी एक पुस्तक लिख डाली और लिखे थे फिलोसफी ऑफ बम, कि बम फेंकने का आखिर कारण क्या था। तो भगत सिंह उस चीज को बताते हैं अच्छे से, क्या कि बम फेंकने का मेरा कारण था एक ही, कि वो बाहरी अंग्रेजी सरकार हो गई है, जिसको बम के माध्यम से आवाज अर्थात साउंड किया जाए तब उनके कान में थोड़ा सा गूंजेगी कि क्रांतिकारी हैं। अंग्रेज इग्नोर किए जा रहे थे, लेकिन भगत सिंह ने बम के माध्यम से अंग्रेजों के बहरे कानों में आवाज पहुंचाने का काम किए भगत सिंह। कब किए? तो 1929 में 1929 में। और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इनके अलावा भगत देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, ठीक है ना। और चंद्रशेखर आजाद इनसे पहले कब मतलब कि शहीद हो गए? तो शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी, देख लीजिएगा थोड़ा, 27 फरवरी 1931 को आजाद जी शहीद हो गए। कहाँ शहीद हो गए? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हो गए थे चंद्रशेखर आजाद। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को कब फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और गांधी जी इरविन के सामने कुछ सूत्री मांग प्रस्तुत किए थे, ठीक है ना, लेकिन गांधी जी उसमें इस बात का विचार नहीं किए थे कि भगत सिंह को बचाया जाना चाहिए। तो इसलिए कुछ क्रांतिकारी अभिव्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी का विरोध भी किया था कि नहीं गांधी जी, आपको ऐसा करना चाहिए था, भगत सिंह को बचाने के परिप्रेक्ष्य में आपको सोचना चाहिए था कहीं ना कहीं। लेकिन गांधी जी का विचार था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो देखिए इतना हो गया। और यहाँ पे भगत सिंह को जब फांसी देनी थी, उससे पहले कहे थे भगत सिंह की अगर आजाद, यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी अगर जीवित रहे होते तो अंग्रेजों के लिए हमें फांसी देना असंभव हो गया होता, ठीक है ना। लेकिन भारत का वो वीर लाल, वो सपूत चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते हुए अल्फ्रेड नामक पार्क में शहीद हो गए। आप लोग जानते हैं कि जितनी आजाद जी के पास गोलियां थी, सारी की सारी अंग्रेजों के को मारने के लिए काम में लगा दी, लेकिन एक गोली रखा करते थे चंद्रशेखर आजाद जी अपने जेब में, जिसके माध्यम से वो जानते थे कि ऐसी स्थिति कभी ना कभी आएगी। तो चंद्रशेखर आजाद जी की जब सारी गोलियां खत्म हो गई, तो वो मंजर कैसा रहा होगा जब चंद्रशेखर आजाद अपने जेब से वो गोली निकालते हैं और अपने गन में लोड करते हैं और भारत माता की उस मिट्टी को हाथ में लेते हुए और इस हाथ से ऐसे यहाँ पे शूट कर लेते हैं अपने आप को। तो थोड़ा सा वो मंजर ऐसा रहा होगा हमारे देश के लिए, जब हमारे देश ने ऐसी घटनाएं देखी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कुछ इरविन के सामने मांग प्रस्तुत की थी, जिसके माध्यम से भगत सिंह को बचाने की बात नहीं किए थे। अब देखिए आगे बात करते हैं थोड़ा। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसको अगले थोड़ा मिटा के लिखते हैं। 1931 में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का कराची में। 1931 में कराची इस समय कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ,
जिसकी अध्यक्षता कौन किए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इस समय देखिए थोड़ा समय बनाते हैं छोटा सा ही। देखिए ठीक है ना, तो देखिए कराची, यहाँ कराची मान लीजिए कि ये पाकिस्तान में, ठीक, और यहाँ पे है कौन सा, हमारा पंजाब है, पंजाब ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे कराची है, कराची कहाँ पड़ता है, इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, ये नल्ला पाकिस्तान का है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पंजाब पड़ता है, और महात्मा गांधी जी कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए, ठीक है ना, तो पंजाब होते हुए गए कराची में गांधी जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया, क्यों दिखाया गया, क्योंकि भगत सिंह को बचाने का प्रस्ताव गांधी जी नहीं रखे थे इरविन के समक्ष। और इरविन इस समय कौन था, बार बार इरविन बोल रहे हैं हम, लेकिन ये भी बात बता रहे हैं कि इरविन भारत का वायसराय हुआ करता था इस समय, उसी के समक्ष गांधी जी कुछ सूत्री मांग प्रस्तुत किए थे, जिसमें भगत सिंह को बचाने का प्रस्ताव नहीं रखे थे, जिस कारण से 1931 में जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का कराची का, तो ऐसे पंजाब के रास्ते महात्मा गांधी जी गाड़ी से जा रहे थे, तो इनको काला झंडा दिखाया गया, और महात्मा गांधी जी के ऊपर पथराव भी किए गए, लेकिन महात्मा गांधी जी यहाँ से बच निकले, बच गए महात्मा गांधी जी। और जब बच गए महात्मा गांधी जी, तो कराची अधिवेशन में भाषण देते हैं और बोलते हैं महात्मा गांधी जी यहीं पे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है ना। तो आगे की बात भी अभी बता रहे हैं कि आगे क्या हुआ गांधी जी के साथ, घटनाएं तो अभी बहुत सी हैं ऐसी जो बताना है। देखिए 1930 में और क्या हुआ था, तो 1930 में दांडी मार्च हुआ था, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और 1930 में ही जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे, रावी नदी के तट पे 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे ध्वज को लहराए थे स्वराज हेतु, ठीक है ना। और गांधी जी देखिए दांडी मार्च यहाँ स्टार्ट किए 12 मार्च 1930, 12 मार्च का समय था, और कितने अनुयायियों के साथ किए थे, तो 79 अनुयायियों के साथ किए थे, ठीक है ना। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर गांधी जी क्या किए थे, तो नमक का कानून तोड़ दिए थे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए अब गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो गए, 1930 से लेके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता रहे हैं। ये गोलमेज है, यहाँ पे कुर्सियां हैं, ये कुर्सी है, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन, आखिर इसको गोलमेज ही क्यों कहा जाता है, तो एक मेज था ब्रिटेन के अंदर, एक मेज था, ठीक, ऐसे एक गोल मेज है, तो गोल मेज है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, गोलमेज, ठीक है ना, जान रहे थे आप लोग, गोलमेज हो गया। ये गोल सा क्या है, तो मेज है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गोलमेज सम्मेलन पड़ गया। और इसके चारों तरफ क्या था, तो कुर्सी लगा हुआ था, जिसके अंदर जिसके पास कौन बैठा करते थे, जिस पे बैठते थे भारतीय और अंग्रेज, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने बराबरी का दर्जा दिया था इसमें बैठने का, ठीक है ना। और 1930 की बात है, पहला जो था, पहला वाला हुआ 1930 में गोलमेज सम्मेलन, दूसरा वाला हुआ कब, तो 1931 में हुआ,
तीसरा वाला कब हुआ? तो 1932 में हुआ। ठीक है ना। महात्मा गांधी जी किस में भाग लिए थे गोलमेज सम्मेलन में? तो दूसरे वाले में केवल भाग लिए थे महात्मा गांधी जी, बाकी सब में महात्मा गांधी जी भाग नहीं लिए थे। लेकिन तीनों में कौन भाग लिए थे? इसमें भी और इसमें भी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके अलावा तेज बहादुर सप्रू जी ने तीनों कांग्रेस के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है ना। अब गांधी जी यहाँ पे गए थे तो किस जहाज से गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में? तो एसएस राजपुताना नामक जहाज से गए थे इसमें। और जब महात्मा गांधी जी लंदन में गए थे यहाँ पे, तो लंदन अर्थात ब्रिटेन के लोगों को ऐसा लगा था कि कौन सा ऐसा बुढ़ऊ व्यक्ति है वो जो अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा है, उसको चल के हम लोगों को देखना है, उसको चल के देखना है। तो अंग्रेज यहीं पे क्या किए थे? महात्मा गांधी जी को देखने के लिए आए थे कि वो बुढ़ऊ कैसा दिखता है जो अंग्रेजों को की नाक में दम करके रखते हैं। तो वो बुढ़ऊ ऐसा दिखते हैं, एक धोती पहनते हैं और उसके साथ लंगोट पहनते हैं, और जिस धोती को पहनते हैं उसमें से थोड़ी धोती ओढ़ भी लेते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना। और वे बुढ़ऊ अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किए थे। और 5 मार्च 1931 को, इससे पहले क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ये भी बात आप ख्याल रखिएगा, पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद 1939 की बात है। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ और जिताना चाहते थे। देख लीजिएगा कहाँ हुआ था 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। तो जिताना चाहते थे गांधी जी किसको? तो पट्टाभी सीतारमैया जी को जिताना चाहते थे। लेकिन जीते कौन? तो सुभाष चंद्र बोस जी जीते। सुभाष चंद्र बोस जीत गए। पट्टाभी सीतारमैया क्या हुए? तो हार गए। कब? तो 1939 में। और महात्मा गांधी यहीं पे एक वक्तव्य देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह हार गांधी जी की है, अर्थात मेरी हार है। ठीक है ना। जिस कारण से महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से नाराज रहा करते थे, और जब नाराज रहा करते थे तो सुभाष चंद्र बोस जी को अच्छा नहीं लगा, तो सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिए 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही अपना खुद का एक संस्था खोल लिए जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक जो है देखने को मिलता है। अब आगे भी बात कर रहे हैं। 1942 में महात्मा गांधी जी किस आंदोलन को शुरुआत किए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और इसी दौरान महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि करो या मरो, डू आर डाई, करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी कब? 1942 में। इसके अलावा अब देखिए, अब ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए 30 जनवरी 1948 का वो समय था जब महात्मा गांधी जी 30 जनवरी 1948 का समय था जब महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने बैरेक्टा नामक पिस्टल से मार दिया। बैरेटा नामक पिस्टल से मार दिए। ठीक है ना। पिस्टल का नाम बैरेटा था। इसी से गोडसे ने महात्मा गांधी जी को क्या किया? तो गांधी जी को मार दिया 30 जनवरी 1948 को, जिसके कारण महात्मा गांधी जी को शहादत की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। अब देखिए जिस कारण से 30 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? तो 30 जनवरी को मनाते हैं हम लोग शहीद दिवस। 30 जनवरी को
शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा 30 जनवरी को और भी 2 दिवस मनाते हैं। एक मनाते हैं हम लोग कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाते हैं। कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी 30 जनवरी को और मनाते हैं। एक सर्वोदय दिवस भी मनाते हैं 30 जनवरी को ही, और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा शहीद दिवस एक और भी मनाया जाता है, 23 मार्च को भी मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए। अब देखिए, और पहली बार, छोड़िए जान दीजिए, क्लास अच्छा लगा होगा। जैसे कि गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में 2 दिवस मनाया जाता है, 2 दिवस मनाया जाता है, तो कौन कौन? तो एक तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और दूसरा, ठीक है, दूसरा 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, ठीक है ना। तो पहली बार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? 2003 को मनाया गया था। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, 30 जनवरी को पहली बार शहीद दिवस के रूप में कब मनाया गया था, ये चीज हमको भी याद नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है। तो क्लास कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। अगर बुरा लगा हो, कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो भी बताइएगा। और ठीक है, यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, सफल तो एक दिन होना ही पड़ेगा। और बिना सफलता के वो जीवन कैसा रहेगा जब आप जीते होंगे, तो उस चीज को हम खुद अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम भी एक असफल व्यक्ति हैं, ठीक है ना।